नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कोट के साथ। बी स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक, ब्रेव व्हेन यू आर स्केर्ड एंड हम्बल व्हेन यू आर विक्टोरियस। तो हमेशा कुछ बातें हैं जो जिंदगी में चलती रहती हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो उसके बारे में भी हमें ना समझ होनी चाहिए। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि जब भी कमजोर पड़े जिंदगी में, तो स्ट्रांग बनना है। ओके, तो आगे बढ़ना है। और जब भी डर महसूस हो, तो तब बहादुर बनना है, आगे बढ़ना है। ओके। और फिर जब अगर आप जीत जाते हो ना, तो उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है अहंकार की। उससे बचना है। तो अगर विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, तो विनम्र रहने की कोशिश करनी है। और तभी जो है ना, आप सही मायने में आगे सक्सीड कर पाओगे। ओके, तो तभी सही मायने में जब आगे वाली जो आने वाले समय में जो भी आप काम करना चाह रहे होगे ना, तो उसमें जीत हासिल होगी, अगर जो पहली जीत ना उसको सही ढंग से पचा पाओगे। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। ओके, तो ये उतार चढ़ाव होता रहता है, इसको भी मेंटेन करना है। और जब फेलियर होता है ना, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव थॉट प्रोसेस में पूरा डीपली चले जाना है। तो उसको भी बिल्कुल मैनेज करके चलना है। और जब जीत होती है, तो उसको भी दिमाग तक नहीं चढ़ने देना है। ओके, तो उसको भी बिल्कुल मैनेज करके चलना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। ओके, तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो ये एडिटोरियल वाला पेज है। तो पहले एडिटोरियल में इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने कल न्यूज में डिस्कस किया था कि जो आरबीआई है ना, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत वो जो जो इनका इन्फ्लेशन टारगेट होता है ना, तो उसको ये चेंज नहीं करेंगे आने वाले 5 सालों तक। तो अभी 1 अप्रैल 2021-22 का जो ये फिजिकल ईयर है ना, तो इससे लेके आने वाले 5 साल तक कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 से लेके 6% के बीच में हम लेकर चलते हैं इन्फ्लेशन टारगेट को, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसी के बारे में और चर्चाएं की गई हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। आगे जो दूसरे वाला जो आर्टिकल है, तो कल यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पहले कम कर दिया। और फिर कुछ ही देर बाद जो अपना फैसला वापस ले लिया। ओके, तो इसी के चलते आर्टिकल है। और जो ये वाला आर्टिकल है, तो यहाँ पर भी सेम ही बात की गई है कि ये यहाँ पर कोई अप्रैल फुल जोक नहीं है। ओके, तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों में सेम बातें की गई हैं, तो हम यहाँ पर एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ओके, मुझे जो लास्ट वाला आर्टिकल है, तो यहाँ पर बात की गई है। सेबी ने ना 1 मार्च को एक पेपर रिलीज किया था, जिसमें उसने बातें कही गई थी कि इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स उनका क्या अहम रोल है। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर चेंजेस की गई थी, तो उसी के बारे में चर्चा की गई, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है पूरा का पूरा यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से, टारगेट इन्फ्लेशन वाला यहाँ पर जो एडिटोरियल उसके साथ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होता है। और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इस तरीके से भी अप्रोच अप्रोच कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं, और जो करंट वीडियो पड़ी होगी तो वही लेटेस्ट है, डेट पड़ी होगी तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल नंबर 1, टारगेट इन्फ्लेशन जस्ट स्मेल एज स्वीट, कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बियॉन्ड रेपो रेट्स। तो यहाँ पर शुरुआत में बात की जा रही है कि जैसे जैसे कोई समय निकट आता है ना, तो बिल्कुल उसके जैसे पॉलिसी में भी बदलाव जो है वो होना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी यहाँ पर निकटता आनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब, हमने अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना है, उसको टारगेट करना है, तब जाकर हम पॉलिसी जो है ना उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि पॉलिसी में क्या चेंज करें। अगर रिसेशन से फाइट करना है, मंदी आ चुकी है, ओके, तो उससे लड़ना है, इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कराना है मंदी से, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम पॉलिसी चेंज करते हैं। और जिस भी तरीके से हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो भी निर्भर करता है पॉलिसी के ऊपर कि क्या नीति हम जो है अपना कर चल रहे हैं। तो जैसे हम आरबीआई की बात करें, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो बनाकर चलता है, उससे देश की यहाँ पर इकोनॉमी जो है उसको रेगुलेट करता है। और अगर बात करें भारत सरकार की, तो फिस्कल पॉलिसी बनाकर जो है ना देश की इकोनॉमी को संभालती है, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। और अभी सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक हमारा है, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी बहुत कुछ ये करता रहा है। अभी रिसेंट पास की अगर बात करें, जिस तरीके से भी इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट के हिसाब से, तो ये इसकी प्रैक्टिस यही थी कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बनाई रखी जा सके टारगेट्स में। और जो भी यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट प्रॉब्लम आती है, तो उसको यहाँ पर तुरंत से उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसके तहत ही जो है ना
एक्ट किया है हमारे आरबीआई ने हमारे पास्ट में, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से फ्यूचर में भी उसी तरीके की अप्रोच जो है अपनाकर चल रहा है। तो जो इन्फ्लेशन टारगेट है ना, अगर उसकी बात करें तो 2 से लेके 6% के यहाँ पर एक टैग होता है, जिस ब्रैकेट होती है जिसको हम जो है ना मेंटेन करके चलते हैं। तो अभी जो बेसिकली जो हम रखते हैं वो होता है 4%। ओके, प्लस माइनस 2%। 4 से अगर नीचे आए तो मिनिमम 2%, अगर 4 से बढ़ा तो मैक्सिमम 6% तक जो है हम महंगाई को कंट्रोल करके चलते हैं, इससे आगे एक्सीड नहीं करने देते हैं। तो जितना इस इन्फ्लेशन रेट जो है ना ये बढ़ता जाएगा, जितनी इसकी परसेंटेज राइज होती जाएगी ना, तो उतना इकोनॉमी का जो यहाँ पर सिचुएशन है, वो स्टेबिलिटी जो है ना वो खराब होती जाएगी। महंगाई बढ़ती जाएगी उतने बड़े पैमाने पर, और जो हमारी करेंसी है ना वो भी डीवैल्यूड जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, जैसे वेनेजुएला है। ओके, तो साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला। तो ये भी एक ऑयल रिच कंट्री है। ओके, इसके पास भी जब ऑयल खोजा गया तो इसके पास भी काफी भंडार थे। तो यहाँ पर भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी। जब जिस समय पर भारत में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो अभी इस यहाँ पर क्या पाया गया, डीमोनेटाइजेशन के बाद इकोनॉमी की हालत इतनी बदतर होगी कि जो इन्फ्लेशन था ना वो यहाँ पर 1000% से भी एक्सीड कर गया। मतलब इतने बड़े पैमाने पर महंगाई चली गई। ओके, तो कहाँ पर हम यहाँ पर 6% तक जो है इसको कंट्रोल करके चल रहे हैं, और कहाँ ये 1000% भी एक्सीड कर गया, और इतने बड़े पैमाने पर डीवैल्यूड होगी इनकी करेंसी जो वेनेजुएला बोलिवियर है, कि मतलब उसका जो हमारा जो 1 रुपया है ना, तो वहां पर उनके 3000 जो है वेनेजुएल बोलिवियर बन रहे थे। ओके, अगर डॉलर से कंपेयर करो तो यहाँ पर वो 3 लाख के आसपास की उनकी करेंसी पहुंच रही थी, कि इतने बड़े पैमाने पर ऑयल रिच कंट्री होते हुए भी। तो उसका एक रीजन ये भी था कि समय रहते इन्होंने किसी दूसरे सेक्टर में कन्वर्जन ही नहीं किया। जैसे अभी सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क कर रहे हैं, तो वहां पर वो उनको एज ए टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, कि अगर तेल कल को तेल की डिमांड खत्म हो जाती है तो हम इसको एक दूसरे सेक्टर की ओर जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे वो आगे बढ़ रही है, लेकिन वेनेजुएला ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वहां पर ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी ही मिली हुई थी, क्योंकि सरकार के पास पैसा काफी था, वो भी जो तेल बेचकर आया था। लेकिन अभी तेल की डिमांड गिर गई। ओके, तो अभी और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं थी। तो ये भी बहुत सारे रीजन थे जिसके जिसके तहत इतने बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डिस्टेबलाइज होगी उनकी। ओके, तो अभी भारत के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अच्छा खासा हम कंट्रोल करके चलते हैं, और अभी हर 2 महीने बाद जो है पॉलिसी रेट जो है हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो ये हमारा एक रिचुअल है। ओके, तो हमारा हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन है कि 2 महीने बाद जो मार्केट का सिनेरियो होता है उसके हिसाब से हम रेपो रेट या बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की जा रही है आगे, ओपन मार्केट्स ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हम क्यों करते हैं, इस ये आरबीआई करता है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो इसका इसके इसके थ्रू होता क्या है, यहाँ पर ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू जो है पैसा उठाया जाता है मार्केट से। ओके, वहाँ पैसा उठाया भी जाता है, और यहाँ पर कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पर बेचा भी जाता है मार्केट में। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को सोक करना है या लिक्विडिटी को बढ़ाना है। पैसे की लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो ये भी डिपेंड करता है क्यों करना है ऐसा। अगर हम लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं, सोक कर रहे हैं, या लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वैसा भी क्यों करना है। तो ऐसा हम तब करते हैं जब जो महंगाई होती है ना, इन्फ्लेशन होती है, उसको कंट्रोल करना हो। जब महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई कब बढ़ती है, जब किसी भी प्रोडक्ट का दाम जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाए, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगर एग्रीगेटेड डिमांड, जैसे हम एग्रीगेट वर्ड यूज करते हैं कि ओवरऑल डिमांड बढ़नी शुरू होगी, बहुत सारी कमोडिटीज है, तो उसके तहत महंगाई भी जो है ना वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, जो मार्केट से पैसा होता है ना, तो उसको यहाँ पर वापस खींच लेता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है। ओके, मार्केट में बेचता है, तो मार्केट का पैसा अपने पास रख लेता है। तो इससे पैसा अपने पास आ गया लोगों के हाथ में, जब सर्कुलेशन जो थी पैसे की कम हो गई। तो ये तब तक कम रखते हैं जब तक जो महंगाई थी ना उसको नीचे ना लेकर आ जाए। वो बिल्कुल इसके उलट भी करते हैं। फिर बाद में जो है ना हम क्या करते हैं, कई बार जो होता है पैसा मार्केट में दोबारा वापस भी भेज देते हैं। जैसे क्या होता है, तो ये कैसे करेंगे, इसके तहत हम यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसको खरीद लेते हैं। कहने का मतलब है पैसा जो है ना वो मार्केट के हवाले कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम काम करते हैं। तो वो तब करते हैं जब बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है डिफ्लेशन आ गया हो, मतलब कि महंगाई के उलट, मतलब चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं, और जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन बेचारों को उसका कोई अच्छा दाम भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो कंपनीज लॉस में जानी शुरू हो गई है। तो ये भी सिनेरियो एक होता है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्कुल बिल्कुल जैसे कॉर्पोरेट डेट डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। जैसे मतलब कि जो कोई भी कंपनी है अपना डेट इशू करती है, जिसके अंदर वो बताती है कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा करना है मार्केट से,
तो इन्वेस्टर्स को होता है कि इन्वेस्टर्स फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको फिर बता दिया जाता है कि इतना रिटर्न मिलेगा आपको, और इतने सालों तक यहाँ पर मैच्योरिटी रेट होगी, चाहे 4 साल की, 5 साल की, जब तक आपको जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगी और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम शब्द इस्तेमाल करते हैं जब सरकार पैसा उठाती है मार्केट से। ओके, तो यहाँ पर आरबीआई करता है ये सारा काम गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। और इससे भी क्या, ये पैसा क्यों उठाती है गवर्नमेंट? तो पैसा उठाती है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, जहां पर भी पैसा अनिवार्य होता है कि सरकार को खर्चा करना है ना, तो उसी के चलते ओपन मार्केट्स ऑपरेशन के तहत पैसा उठाती है मार्केट से। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है ना वो मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। तो ये भी 5 से 6% के बीच में इंटरेस्ट रहता है। ओके, तो इसमें जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो उसका एक भरोसा रहता है कि सरकार है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं रहती है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करो, चाहे थोड़ा इंटरेस्ट कम भी मिल जाए, लेकिन मिलता है। यहाँ पर मुनाफा जो है ना वो रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ओपन मार्केट्स ऑपरेशन की बात की जा रही है। ओके, इसको यहाँ पर बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसे रखनी है, लिक्विडिटी की, पैसा बढ़ाना है मार्केट में जहाँ उसकी सप्लाई कम करनी है। और इसी के चलते यहाँ पर जो यहाँ पर बैंड होते हैं, जितने भी यहाँ पर रेट होते हैं, जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होते हैं, ओके, कम करते हैं जब बढ़ाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे दाव पेज है ना जो हम यहाँ पर खेलते हैं। तो जैसे एक दाव पेज अभी हाल ही में लिखाया गया आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। ओके, तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ना, एक्चुअली में ये यूएसए में हुआ था। जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है ना, जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, तो उसने ये 1961 में किया था पहली बार, ऑपरेशन ट्विस्ट। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने भी इसको लॉन्च किया भारत में, तो आरबीआई ने किया, सॉरी, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया ऑपरेशन ट्विस्ट को। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है ना, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड उसको यहाँ पर कम करना है। क्योंकि जो कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड है उसमें यहाँ पर जो है ना बढ़ोतरी देखने को मिल सके। तो बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं? बॉन्ड यील्ड बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे, बिल्कुल सिमिलर चीज हम यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, कि इंटरेस्ट रेट हाई मिला, ओके, ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो बिल्कुल वहां पर हम टर्म यूज कर देते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, बॉन्ड यील्ड। ओके, मतलब कि यील्ड ज्यादा आ रहा है, मुनाफा ज्यादा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ पर जो यील्ड है ना, तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया गया था आरबीआई के द्वारा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लॉन्ग टर्म जो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड ज्यादा भी करने होते हैं, तो अभी उसके तहत यहाँ पर अलग अलग जो है पॉलिसी मेजर्स हम लेकर चलते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म जो है ना, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड किन किन सेक्टर्स में आपको मिल सकते हैं? जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होगा, जहां पर देखो कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, कोई यहाँ पर हाईवे बन रहा है। ओके, तो वहां पर एक ही साल में हाईवे नहीं बनते हैं। ओके, जब बड़े हाईवे हैं तो उनको समय लगता है, 6 से 7 साल का समय लग जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म का यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर किसी ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो लॉन्ग टर्म में कहलाया जाएगा, तो उसी के चलते उनको वैसा ही जो है बॉन्ड यील्ड देखने को मिलेगा। ज्यादातर यहाँ पर ऐसा ही होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज होती है तो उसका पैसा मुनाफा ज्यादा बनता है। ओके, और इसी के चलते जब ये सब कुछ करती है ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर यहाँ पर जो रेपो रेट्स होते हैं तो ये बहुत कम कम क्रिटिकल रह जाते हैं। मतलब जैसे अभी का जो रेपो रेट चल रहा है वो 4% का है, बढ़ाया ही नहीं है जब से ये पैंडेमिक लगा है आरबीआई ने। तो क्यों नहीं बढ़ाया? तो आरबीआई चाह रही है कि डिमांड बढ़े, लोग आए बैंकों में जाए, क्रेडिट तो ले, लोन तो ले, वो आगे अप्लाई तो करें। इसी के चलते यहाँ पर रेपो रेट कम किया हुआ। अगर रेपो रेट कम रहेगा तो कमर्शियल बैंक भी जो इंटरेस्ट रेट लगाएंगे वो भी कम लगाएंगे। ओके, जो कि लोग लोन उठाए और वस्तुएं खरीदें, मार्केट में सर्कुलेशन दोबारा से शुरू हो पैसे की। तो अभी इसके ऊपर यहाँ पर कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर चेंजेस होते भी हैं तो बहुत माइनर चेंजेस की जाती हैं, अगर बढ़ाया भी जाता है रेपो रेट को या घटाया भी जाता है। ओके, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे काम जो है आरबीआई कर रहा होता है साथ ही साथ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। और इसी के चलते जो है ना स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉडल जो है ये बनाकर चलता है ऑलरेडी। तो ये सब कुछ जो है ना बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जो कि यहाँ पर आरबीआई के द्वारा की जाती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, द वर्ल्ड ऑफ हाई लेवल्स ऑफ कैपिटल मोबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब बड़े पैमाने पर जो कैपिटल है ना वो मूव करता है, मतलब पैसा मूव करता है। देखो पूरी दुनिया में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, खासतौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो वो पैसा वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको लग रहा है कि स्टेबल है इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्टेबल है। और तब जाकर अगर हम वहां पर इन्वेस्ट भी करते हैं ना, तो कोई बात नहीं, जितने भी दिनों बाद हमें रिटर्न मिलेगा मिलेगा सही। ओके, तो ये इसी के चलते कैपिटल बहुत बड़े पैमाने पर मूव करता है। हाल ही में यूएस में बॉन्ड यील्ड यहाँ पर साइन हुआ था, जिसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर रिटर्न मिल रहा था अच्छा खासा। तो जिसके चलते इन्वेस्टर्स को पता था गवर्नमेंट स्टेबल है और यूएस डॉलर है। ओके, तो वो स्टेबल करेंसी है, तो वहीं पर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी बड़े पैमाने पर भारत से भी पैसा निकल गया था, भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज था। ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हुआ, एशिया की भी जितनी भी मार्केट्स थी वहां पर भी सिमिलर जो है फंडा देखने को मिला। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने यूएस बॉन्ड यील्ड में पैसा लगा दिया, जो यूएस के 10 ईयर यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड होते हैं वहां पर।
ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी दुनिया इस मुकाम पर यहाँ पर काम कर रही है, बड़े पैमाने पर कैपिटल जो है मूव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टॉक एक्सचेंज से दूसरी स्टॉक एक्सचेंज तक। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, वो सबसे बड़ी बात है। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिस मार्केट में आप बना दोगे तो इन्वेस्टर्स का भरोसा वहां पर उतना बड़े पैमाने पर बढ़ता जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ऐसे नहीं हो जाएगी कि बस एक बार जो रूल लगा दिया, एक बार जो पॉलिसी लगा दी, उसी को कंटिन्यू चलते रहो। ओके, हमें बदलाव लाना ना वो बहुत जरूरी है, चेंज करते रहना, चाहे हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो इसी के चलते जो है हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने बात की है कि कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बियॉन्ड रेपो रेट से ऊपर जाकर हम काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आगे बात की जा रही है फिजिकल पॉलिसी। ओके, फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के तहत यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन टारगेट जो है सेट किया जाता है। आगे बात करें एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मतलब कि क्या नीति बनाकर चल रहा है कोई भी देश की सरकार की, जो उनकी देश की करेंसी है उसका अगर एक्सचेंज करोगे किसी दूसरे देश की फॉरेन करेंसी के साथ, तो क्या रेट उसका बनेगा, तो क्या पॉलिसी आप लेकर चल रहे हो कि क्या खुद से डिवैल्यूएशन कर रही हो करेंसी की आप? ओके, जैसे कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं खुद से डिवैल्यूएट कर देती है अपनी करेंसी को। जैसे हम भारत की बात करें तो 1991 से पहले जब से एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे ना, तो हमारा जो रुपया था वो भारत सरकार के कंट्रोल में था। तो कहने का मतलब हमने खुद से यहाँ पर डिसाइड किया हुआ था कि $1 के प्रति इतना भाव जो है हमारे पैसे का लगेगा। लेकिन 1991 के बाद जब सिचुएशन खराब हो गई, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ गई, तो तब उस समय इतनी खराब सिचुएशन थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, और सिर्फ 2 हफ्तों का पैसा बचा था हमारे पास कि इंपोर्ट करने के लिए। सिर्फ 2 हफ्तों का यहाँ पर रिजर्व बचा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जो कि हम ऑयल जो है ना इंपोर्ट कर पाए बाहर के मुल्कों से। तो इस सिचुएशन को सही किया गया। जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने मदद की भारत की, तो कुछ शर्तें रखी। ओके, तो उस शर्तों में से एक शर्त ये भी थी, अपना पैसा जो है वो मार्केट के हवाले करो, कि मार्केट डिसाइड करे, आप सरकार ना डिसाइड करे। ओके, मार्केट डिसाइड करे कि एक्चुअल में क्या वैल्यू निकल कर आती है रुपीस की। तो ये यहाँ पर बातें होती हैं एक्सचेंज रेट पॉलिसी के तहत। ओके, कई बार इसमें ऐसा भी हम बात करते हैं, जब आगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी की बात करें, तो इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे ईरान है ना, ईरान से हम जब तेल खरीदते हैं, तो वो जो हमारा एग्रीमेंट है वो रुपीस में है। और जो यहाँ पर ईरान की करेंसी है, हाल ही में ईरान ने अपनी करेंसी बदली है। ओके, तो पहले यहाँ पर रियाल करके उसकी करेंसी थी, अभी नाम बदल के ना उसका एक नई करेंसी उसने जारी की है। तो वो क्या नाम है उस करेंसी का, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो वहां पर भी हम यहाँ पर रुपीस और जो ईरानियन करेंसी वहां पर डील उसी के तहत यहाँ पर हम जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके साथ। लेकिन इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, अगर कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारा होता है तो वो यूएस डॉलर्स में ही होता है, रुपीस में बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, तो उसमें यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि हमारा एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है ना, उसका भी कोई इंटरवेंशन जो है रहता है, जब हम अपने रुपए को यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उसको मार्केट मार्केट में उतारें, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें, तो फायदा रहता है। पूरी दुनिया यूएस डॉलर को जो है ना एक तरीके से तराजू मानकर उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना बिजनेस करती है। लेकिन हर कोई देश ये अंदर से यही चाहता है कि हमारी करेंसी को भी यहाँ पर बड़े लेवल पर यूज किया जाए। ओके, हमारी करेंसी को भी यहाँ पर इंटरनेशनल टैग मिले। ओके, सब चाहते हैं, तो भारत भी कोशिश करता रहता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, जो हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी है उसके ऊपर। और आगे बात करें कैपिटल कंट्रोल, तो ये सब चीजें यहाँ पर ना इकट्ठे काम करती हैं, मूव करती रहती हैं। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो उसकी अगर कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी मतलब यहाँ पर ये डांसिंग टर्म है, ये वर्ड यूज किया जाता है जिनको डांस मतलब डांस सिखाया जाता है जिनको, तो बिल्कुल उसी तरीके से इकोनॉमी भी डांस करती है, पैसा भी डांस करता है। ओके, तो उसी हिसाब से डांस करेगा जिस हिसाब से स्टेबिलिटी होगी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अलग अलग मुल्कों की पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर ये कुछ ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल माइंडेड इन्फ्लेशन टारगेट रख के चले ना, जैसे हमने ये टारगेट रख लिया कि हमने 2 से 6% के बीच में ही आने वाले 5 सालों तक हमने इसको कंटिन्यू करना है, तो बिल्कुल ये एक तरह का सिंपल माइंडेड इन्फ्लेशन टारगेट हो गया ना। तो इससे आगे की बात यहाँ पर की जा रही है ऑथर के द्वारा कि दुनिया में देखो क्या चल रहा है, किस तरीके से वो कंट्रोल करके चल रहे हैं, और हमारा आरबीआई कैसे काम कर रहा है। तो ये बातें यहाँ पर ओवरऑल व्यू में जो है ना एक ओवरव्यू दिया जा रहा है अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि जो सबसे रिमार्केबल जो चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है सामने, वही है कि जो इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं, तो ये देखो अलग अलग पॉलिसीज के तहत हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, बात की है। तो वो अपने हिसाब से ही डांस कर रही है, जैसे उनको यहाँ पर जिस तरीके से अभिनय करवाया जाता है तो उसी तरीके से वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना एक का दूसरे के साथ, वो नहीं है। तो वो कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है, तो ये मैटर करता है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट यहाँ पर किसी तरीके से इस फिक्शन के ऊपर काम करती है ना, तो यहाँ पर जो गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का कि इन्फ्लेशन टारगेट को हमने कंट्रोल करना है, तो वो भी बड़े पैमाने पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
पॉलिसी रेट के ऊपर ही हम डिपेंडेंट हो जाएंगे कि रेपो रेट इतना बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट इतना कर दिया, बैंक रेट इतना कर दिया, ओके, सीएलआर रेशियो इतनी कर दी, सिर्फ इन्हीं के ऊपर अगर हम हो गए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा जो है ना, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है तो उसी के अंतर्गत सारी चीजें चली जाएगी। तो गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो अपनी फिजिकल पॉलिसी है ना उसको आगे सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए और जो है तालमेल बनाकर आगे चले। तो साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर की जा रही है कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर ना सबसे बड़े ये जो इसका रोल है ना वो है यहाँ पर जो मार्केट है ना, जो खासतौर पे जो कॉर्पोरेट डेट की मार्केट है इसको इम्प्रूव करे। तो कॉर्पोरेट डेट जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल ली थी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो गवर्नमेंट भी डेट उठाती है, इसको गवर्नमेंट डेट भी बोलते हैं, ओके, मतलब कि डेट कर्जा उठाती है मार्केट में से। तो बिल्कुल ये कॉर्पोरेट डेट जो हमारी कंपनीज है बड़ी बड़ी जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जो कि आईपीओ के तहत पैसा उठा सकती हैं, ओके। तो ये इससे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि मार्केट से पैसा उठाती हैं तो ये एक डेट डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो उसको कॉर्पोरेट डेट भी बोलते हैं। उस कर्जे से ही जो है ना कंपनीज चलती हैं, ओके। तो जब ये कर्जा उठाती हैं अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न देती हैं, ओके, तो जो भी मेच्योरिटी डेट हो उसके हिसाब से प्रिंसिपल भी वापस कर देती हैं जो भी अमाउंट ली होती है इन्होंने। तो इसी तरीके से जो है मार्केट चलती है, कर्जा नहीं होगा तो मार्केट नहीं चल पाएगी, ओके। तो इसी कॉर्पोरेट डेट की मार्केट को कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से कि सेंट्रल बैंक इसके ऊपर भी फोकस करे। जितने भी यहाँ पर जिस तरीके से भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इसको यहाँ पर जितने भी रिस्क आते हैं इस कैपिटल बॉन्ड मार्केट में, इसको बॉन्ड मार्केट भी हम बोलते हैं, ओके। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर उनको मिटिगेट करना होगा, मतलब कि रास्ते सुझाने होंगे कि जो भी रिस्क आएंगे उसको खत्म करें। तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ना कि अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो जिसकी जिसकी कंपनी में लगाया तो वो पैसा लेकर भाग जाए। जैसे नीरव मोदी का केसेस जो निकल कर है, 11,000 करोड़ तक का चूना वो बैंकों को लगा गया। इसके बाद विजय माल्या की बात करें तो उसका भी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काफी पैसा उसने चुकाना था। हालांकि बाद में उससे उसके जहाज बेच बेच कर जितनी पैसे वो जुटा पाए, ओके। तो पूरा पैसा तो तब भी नहीं आया। तो ये थोड़े बहुत ये रिस्क है, ओके, तो ये बड़े रिस्क है, ओके। बेसिक ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट्स कम है लेकिन रिस्क है ये बड़े। तो इन्हीं के ऊपर जो है ना सही से पॉलिसी निर्माण करना होगा। हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारे एक्ट बनाए भी हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कि इनको कैसे पकड़ा जाए। और आखिर में बात की जा रही है कि जो अगर हम सप्लाई कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टेंट्स को मैनेज करते हैं सही तरीके से, तो ये ऊपर की बात है। यहाँ पर जो एक टास्क है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इससे ऊपर भी जाकर हम काम कर रहे हैं, ओके। तो जैसे हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी की सप्लाई बढ़ा दी, कम कर दी, इसी के चलते यहाँ पर जो सप्लाई जैसे फूड की सप्लाई है, तो यहाँ पर वो किसके लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, ओके। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि जिस तरीके की आप पॉलिसी जो है ना उसको आप बनाकर चल रहे हो, और जो पॉलिसी जिस तरीके से आप इम्पैक्ट करोगे, फर्स्ट प्राइस इम्पैक्ट उसका क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ प्राइस इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सब चीजें, ओके। तो सबसे जो अच्छी खबर है इंडिया के यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कम कट्टर है, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे रिजिड पॉलिसी बना दी कि एक ही पॉलिसी है उसी को जो है ना खींच खींच कर उसी को कंटिन्यू करते जाना। चेंजेस कर दिए जाते हैं जब यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो लेबल्स मेथोडोलॉजी के जो यहाँ पर सजेस्ट किए जाते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर कम कट्टर है, बढ़िया बात है। तो जो इन्फ्लेशन फॉरकास्टिंग है वो रियलिस्टिक जो है ना वो होनी चाहिए, सही मायने में जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है उसी का यहाँ पर जो ना संदर्भ आपको दिखाना होगा इकोनॉमी को, सही मायने में कि रियल टाइम बेसिस पे पता चलता रहे कि क्या सिचुएशन चल रही है। और जो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उनको हमें अवॉइड करना होगा। तो यहाँ पर जैसे पॉलिसी रेट को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर हाई कर दिया, जैसे मैं रेपो रेट की बात कर दूं, रिवर्स रेपो रेट की बात कर दूं, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, तो वो चीजों से हमें बचना है, ओके। बचकर चलना है, सही तरीके से इकोनॉमी को स्टेबल करके चलना है और सही तरीके से मैनेज करके चलना है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें लेट इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स फिक्स ओवरसाइट। तो ये आईआईपी क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात क्यों हो रही है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखो कल की बात करते हैं। तो कल क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जितनी भी तरह की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना जिसमें पैसा जमा करवाते हैं लोग, तो उसमें उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ओके। तो उस इंटरेस्ट में अभी कटौती करनी शुरू कर दी, ओके, कटौती कर दी, कट लगा दिया और उसको अनाउंस कर दिया भारत सरकार ने। और फिर बाद में कुछ ही पलों के बाद उसको क्या किया, उस पॉलिसी जो यहाँ पर कट लगाए गए थे उसको यहाँ पर वापस ले लिया भारत सरकार ने, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यही था कि पहली बात तो यहाँ पर बढ़ाया क्यों, कट क्यों लगाया, और दूसरी बात यहाँ पर वापस क्यों लिया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत मतलब एक तरीके से बुद्धिमानी वाला काम किया है कि उसने विड्रॉ कर लिया जो यहाँ पर उसने जो इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी थी जो भी यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी उसके तहत। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती है इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी, ओके। तो इसमें क्या होता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, जैसे ना आप एफडी करवाते हो,
कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, चाहे पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट है आपकी, या फिर आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फर्स्ट आर्टिकल में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसे 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो गवर्नमेंट ने डेट इशू किया तो उसके तहत मार्केट से पैसा उठाया तो आपको अच्छा खासा ब्याज मिलेगा। ओके, तो उसके तहत, ओके, तो जो इसके अलावा और भी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, तो यहाँ पर भी अगर आप पैसा रखते हो अपना, तो आपको जो है कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में मिलता है। तो जैसे नॉर्मल एफडी करवाते हो तो वहां पर भी 5 से 6% ब्याज आपको मिलता है। तो उन्हें इंटरेस्ट रेट में कट कर दिया। ओके, उन्हीं इंटरेस्ट रेट में कट कर दिया, तो जितनी भी तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम थी जिससे कि पैसा बनता था, अगर किसी ने पैसा रखा है ऐसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता था, उसी से यहाँ पर वो अपना घर चलाता था या अपना जिस भी तरीके से उसका कारोबार है उसको चलाता था। अभी उसी में इंटरेस्ट रेट में कमी की गई थी। ओके, और बाद में जब ये अनाउंसमेंट कर दिया, बाद में यहाँ पर उसको वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। लेकिन यहाँ पर ऑथर ये भी बात कर रहे हैं कि नॉट सो वाइज, मतलब इतनी भी यहाँ पर बुद्धिमानी सरकार ने यहाँ पर नहीं दिखाई है कि यहाँ पर जब उसने रेट कट किए, कब कट किए, जब यहाँ पर पॉल चल रहे, मतलब कि इलेक्शन चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो कुल 4 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। ओके, तो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ओके, और पुडुचेरी हो गया, तो इन सभी राज्यों में इलेक्शन अभी चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी ट्वीट किया, जो अपना ऑर्डर्स था उसके तहत यहाँ पर बात बोला, जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट किए थे, तो ये उन्होंने कहा कि इशू किया गया था बस ओवरसाइट, मतलब एक निगरानी के तौर पर, क्योंकि मतलब कि किस तरीके से काम चल रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पर इसको इशू किया गया था। ओके, तो आगे बात की जा रही है। देखो, इलेक्शन जो है ना वो अभी 5 राज्यों में चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक यूटी जो है ना उसको भी राज्य में भी इन्होंने यहाँ पर कंक्लूड किया है। तो 5 क्रूशियल स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है। ओके, तो कंट्री जो है, दूसरा यहाँ पर कंडीशन है महंगाई बढ़ती जा रही है। तीसरा यहाँ पर बात करें कि जो सेकंड वेव है पैंडेमिक की वो भी बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोगों की इनकम है उसको ऊपर जो है ना हर्ट हो रहा है। तो एक और तो देखो पैंडेमिक के चलते कि लॉकडाउन अगर लग रहा है, तो जो इनकम है, अगर कोई काम पे नहीं जा रहा, ओके, तो उसको फिर इनकम कैसे आएगी। और दूसरी ओर जिसने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, तो उसको जो इंटरेस्ट रेट से जो पैसा आता है, तो उसके ऊपर भी आप कटौती लगा रहे हो, तो फिर वो कहाँ जाएगा इंसान, उसकी जो यहाँ पर जो जिंदगी है ना, तो वो यहाँ पर एक तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ओके, तो जो क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन है कि जो आपने यहाँ पर कट लगाया है इंटरेस्ट रेट्स और स्मॉल सेविंग, तो यहाँ पर ना किसी बड़े बढ़िया तरीके से थॉरोली आपको जो ना इसकी स्टडी करनी चाहिए थी। मतलब ये कोई ऐसे किसी भी ओवरसाइट का सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ मतलब कि हम एक तरीके से ओवरव्यू करके चल रहे हैं, निगरानी करके चल रहे हैं कि किस हिसाब से सिचुएशन चल रही है। तो आपने जो भी इसमें डिसीजन लेना है ना, तो बिल्कुल थॉरोली पहले चेक करो क्या क्या पर, मतलब किस किस तरीके से यहाँ पर जो है बेनिफिट हो रहा है लोगों को, तो सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट की। पैंडेमिक के चलते हुए जॉब्स तो वैसे ही नहीं है लोगों के पास। अगर जिस किसी ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई, तो उसको जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उसको तो चलने दो। ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो अभी देखो इसको चेंज क्यों किया गया, तो इसको सबसे पहले तो ये थोड़ा रीजन समझो इसको। अभी कहने का मतलब है कि पहले इंटरेस्ट रेट कट कर दिए, बाद में उसको कहा कि हम जो है अपना डिसीजन वापस ले रहे हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, तो ये देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है वेस्ट बंगाल। तो उसका अभी क्यों ऐसा क्यों कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जितना सबसे बड़ा शेयर जो निकल कर आता ना, कि जिन राज्यों के लोगों ने सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट की हुई स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, तो वो वेस्ट बंगाल है। तो उसका यहाँ पर जो नेट शेयर है, वो यहाँ पर ग्रॉस शेयर जो ना वो 15.1% है। ओके, तो नेट शेयर यहाँ पर 13.1 बनता है। तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, और चौथे नंबर पर गुजरात। और इसके अलावा ये जो येलो कलर में जो हाईलाइट किए, जैसे तमिलनाडु, असम, केरला, तो यहाँ पर भी इलेक्शन चल रहे हैं। ओके, तो इनका भी जो है ना अच्छा खासा शेयर है जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो 4 इलेक्शन स्टेट्स है ना, तो उनका यहाँ पर 25% शेयर है स्मॉल सेविंग्स में, जिसके तहत यहाँ पर ये फैसला उनको भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। ओके, तो बुधवार को यहाँ पर पहले रिडक्शन अनाउंस की गई, उसके बाद यहाँ पर कट जो अनाउंस किया था वो किया गया था 40 से 110 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर शार्पेस्ट इसको बोला जा रहा है इन 1 ईयर डिपॉजिट्स। और एक साल में यहाँ पर ये रिडक्शन होगी, तो रेट्स वर कट बाय द 140 बेसिस पॉइंट इन मार्च लास्ट ईयर। तो पिछले साल भी यहाँ पर थोड़ा कट किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग इस साल भी इसको कंटिन्यू करने की बात चल रही थी। तो अगर नया फिजिकल ईयर शुरू हुआ है, तो नई तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अप्रोच करके चलेगी। तो अभी डिसीजन इसलिए वापस लिया गया। और आगे बात कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट निकल कर आता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, जैसे जैसे 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यहाँ पर जो बॉन्ड हो गया। ओके, ज्यादातर ये 10 साल का ही होता है अगर गवर्नमेंट के मायने में अगर बात करें, तो यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड होते हैं ना, वो भी 10 ईयर ही होते हैं। 10 साल तक जो है आपका पैसा रखेगी सरकार, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और यील्ड जो है ना वो आपको मिलता जाएगा।
तो इसके अलावा यहाँ पर जो अभी यील्ड है ना, तो वो 6.17% के आसपास है। मतलब इतना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ब्याज मिलता जाएगा जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और इसके अलावा अगर आप 5 ईयर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वहां पर 5.8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर 5.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप नॉर्मल किसी बैंक में भी इन्वेस्ट करते हो एफडी, जैसे मैंने कल एचडीएफसी के बारे में बात की थी कि उन्होंने भी 6% से अबव का जो है ना इंटरेस्ट रेट देना अभी शुरू कर दिया है, अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से। ओके, अगर आप यहाँ पर 33 मंथ की करते हो या फिर 99 मंथ की करते हो, अगर 99 मंथ की करते हो तो 6.76% का इंटरेस्ट दे रहा है एचडीएफसी बैंक। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ना बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट के रूप में ही। और अभी के जो रेट्स में कट लगाया गया था, तो अभी जो जो यहाँ पर चीज मिल रही थी ना, इससे यहाँ पर पैसा जो इंटरेस्ट रेट था वो कम होने वाला था। ओके, जो यहाँ पर बेंच मार्क था, बेंच मार्क ये जो परसेंटेज में रेट्स लिखे हुए थे इंटरेस्ट रेट, ये बेंच मार्क रेट थे। लेकिन अभी इससे कम होने वाला था जो यहाँ पर की वारंटेड किए गए थे यहाँ पर अलग 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 अदारों के द्वारा। तो ये इसको बेतुका यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी कोई तुक नहीं बनती है ऐसा काम करने की। क्यों? क्योंकि एक और देखो, इन्फ्लेशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है ना, तो उसका यहाँ पर क्या संबंध है? जो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है कि जब महंगाई बढ़ती जाएगी ना, तो इन्वेस्टर जिसने यहाँ पर स्मॉल सेविंग यहाँ पर स्कीम्स में इन्वेस्ट भी किया है, तो उसको यहाँ पर नेगेटिव रियल रिटर्न मिलेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ऐसे है, देखो, अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो 5 साल में किसी चीज की वैल्यू वो नहीं रहती जो 5 साल पहले थी। ओके, तो उससे क्या है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ना उसको यहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ओके, तो जैसे आप देखो, बाइक की मैं एग्जांपल लूँ, किसी मोटरसाइकिल की एग्जांपल लूँ, तो अभी 5-6 साल पहले उसका जो प्राइस था वो 50,000 से 60,000 के बीच में आपको मिल जाती थी। वो अभी अभी का प्राइस उसको 80-90 हजार से भी एक्सीड कर रहा है, एक बाइक, नॉर्मल बाइक का। ओके, तो ये देखो समय के हिसाब से महंगाई कितनी बढ़ गई। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो जो आपका पैसा है तो उसके उसके ऊपर भी तो जंग लगेगा ना। तो इसी के चलते यहाँ पर लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि पैसा जो है ना खराब ना हो जाए। अगर पैसा घर पे ही पड़ा रह गया तो उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है। ओके, तो अगर पैसा सेविंग अकाउंट में भी है ना आपको, तो उसकी तब भी वैल्यू डाउन ही है जब तक आपको उसको पर्टिकुलर जो एफडी में कन्वर्ट नहीं करते हैं या फिर किसी अच्छी खासी स्कीम में नहीं लगाते जहां पर अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपना। तो अभी इसी के चलते महंगाई बढ़ेगी तो नेगेटिव रियल रिटर्न मिलेगा। ओके, लोगों को, इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पैसा किया है, तो यहाँ पर जो स्मॉल सेवर्स हैं, मतलब जिन्होंने छोटी छोटी रकम जमा करवाई हुई, जैसे 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो उनको उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है तो उनको हर्ट होगा। ओके, उनका पैसा, मतलब उसको जंग लगनी शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगा, कम पैसा मिलेगा उनको जितना उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो जिनकी यहाँ पर जो रोजी रोटी है वो यहाँ पर चलती है, जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम निकल कर आती है, जो इंटरेस्ट रेट से जो पैसा निकल कर आता है, तो उसी से उनका काम चलता है। तो ऐसी भी सिचुएशन है भारत में अभी। तो पैंडेमिक के बाद तो ऐसी सिचुएशन के चांसेस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुके हैं। तो हमें पूरी सिचुएशन को समझना होगा इकोनॉमी की। और इसके अलावा ज्यादातर जो बैंक जो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर दे रहे हैं, ओके, तो वो भी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं अबाउट 6% के आसपास। और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है खासतौर पे उनके लिए, ओके, तो सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पर 6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो इसी के चलते तो यहाँ पर जो स्कोर है ऑफ स्मॉल सेवर्स एंड पेंशनर्स, वो रिटर्न्स हैव डिप्ड ओवर द इयर्स इन्वेस्ट। मतलब कि जो इनका स्कोर बनना चाहिए, मतलब जिस तरीके से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से अगर आप इंटरेस्ट रेट भी कम कर दोगे, दूसरी ओर महंगाई की मार है, तो क्या सेविंग होगी उनकी, क्या पैसा बचाएंगे वो? तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है ऑथर की तरफ से? सोल्यूशन बड़ा सिंपल सोल्यूशन बता रहे हैं कि जो बेस्ट वे है ना, गवर्नमेंट अगर हेल्प कर सकती है इन इन्वेस्टर्स की जो यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कैसे हेल्प कर सकती है कि लॉन्च करे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स को। तो आईआईबी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? देखो, इनके नाम से ही समझो, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, मतलब जैसे महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से यहाँ पर बॉन्ड बढ़ेगी। ओके, तो कहने का मतलब है, देखो, एक बार तो ऐसा हो गया ना कि कोई यहाँ पर जैसे महंगाई बढ़ती गई तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको सिर्फ वही मिलना है जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो बेशक उसकी वैल्यू कम हो गई हो महंगाई के यहाँ पर बढ़ने के कारण, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ना, बिल्कुल वैसे वैसे आपके यहाँ पर जो बॉन्ड की यील्ड है वो भी बढ़ते जाएंगे, जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना वो भी जो है बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना बात की गई है, जो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने मूल रकम जमा करवाई है, उसके ऊपर भी जो है ना बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ता जाएगा, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी जो है बॉन्ड यील्ड बढ़ता जाएगा, जिस जिस पैमाने पर जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से पता चल रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है ना हमारे बॉन्ड भी राइज होते जाएंगे, तो हमें यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। जो इन्वेस्टर्स जो है ना, जो यहाँ पर जिन्होंने पैसा लगाया, जो यहाँ पर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं,
तो उनको ऊपर हार्श इफेक्ट नहीं होगा इन्फ्लेशन का, महंगाई का। ओके, तो भारत की जो महंगाई हम मेजर करते हैं ना, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से करते हैं, ये भी याद रखिएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से नहीं करते हैं। ओके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम याद रखें। और इसे यहाँ पर बात करें कि ये बात कुछ सेंस रखती है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिस्क रहता है ना इस सेगमेंट में, कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट करें, ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं है। ओके, ज्यादातर लोग फिर यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिटर्न उनको अच्छा खासा मिले, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ऐसा रिस्क भी है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में, अगर उनको हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम सेविंग्स कैन बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में भी हम जो है यहाँ पर सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू को प्रिजर्व करके चलते हैं ना, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, और एक अच्छा खासा जो पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल टर्म से हम देकर चलते हैं लोगों को, तो आने वाले समय में अगर जो यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको उसके साथ साथ भी अगर कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्शन कवर देते हैं, तो आने वाले समय में अच्छी डिसेंट सेविंग जो है ना वो सेवर्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो सकती है। तो वो यहाँ पर ऐसी स्कीम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, और यहाँ पर फायदा ही रहेगा। तो जैसे जिनको भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अगर बैंक में करना है तो उसको ये पर, अगर एफडी करना है तो उसको फायदा यही है कि एक महीने बाद जाके जो अपने अपने आसपास का बैंक है वहां पर इंटरेस्ट रेट चढ़वा ले, जितना पैसा उसको चाहिए वो निकाल सकता है। तो यही फायदा रहता है। और अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये तब भी पैसा उनको मिलेगा जब प्रॉपर्टी को बेचेंगे। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स का भी एक अलग से अपना होल्ड है, तो वहां पर उसको बड़े पैमाने पर बढ़ाना है, हमें उसको कम नहीं करना है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गेटिंग इंडिपेंडेंस राइट, सेबी मस्ट इंश्योर effective management and good governance are equally valued in board composition। तो देखो, जब भी कोई नई कंपनी बनती है ना, खासतौर पे वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ओके, तो जो कि आईपीओ से पैसा उठा सकती है, तो उसका बकायदा एक ना पूरा मैनेजमेंट बनता है। तो वहां पर बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, तो उन बोर्ड मेंबर्स जो है ना वो सब सब मिलकर अपना एक चेयरमैन चुनते हैं। ओके, जो कि उस कंपनी को लीड करेगा। जैसे मैं अगर रिलायंस की एग्जांपल लूँ, तो उसके भी बहुत बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने अपना चेयरमैन मुकेश अंबानी को बनाया हुआ है। ओके, तो जो ये बोर्ड मेंबर्स होते हैं तो उनका अपना भी शेयर होता है, और यहाँ पर डायरेक्टर्स की पोस्ट भी होती है। ओके, तो जिनका अपना शेयर भी होता है कंपनी में, जिसके तहत वो ना काम करते हैं। तो ज्यादातर ये लोग होते हैं जिनका मेजोरिटी शेयर होता है, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका यहाँ पर इंटरमीन होता है मीटिंग्स वगैरह में, तो वो बहुत कम होता है। तो अभी उन्हीं में से एक निकल कर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, जिसको हम आईडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसका मेन मकसद ऐसा होता है कि इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। जितनी इसकी सीटिंग होती है ना इस मीटिंग में, तो उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन दी जाती है, उस हिसाब से उसको रिम्यूनरेशन देता है, मतलब कि पैसा वगैरह जो भी तनख्वाह वगैरह उसको मिलती है। तो ये जितने बड़े पैमाने पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है ना कंपनी, उतने बड़े पैमाने पर वहां पर फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि ये आजाद आजाद रूप में ये काम करते हैं। इनके ऊपर किसी का बर्डन नहीं है, इनका कोई अपना शेयर का मतलब पैसा नहीं लगा हुआ है। इनको इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, स्मूथली तरीके से ना कंपनी रन हो सके। और जिस पर्पस के लिए इनको बैठाया जाता है, इसका पर्पस यही होता है कंपनी को ग्रो करना है आगे। ओके, तो अभी 1 मार्च की बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक नया कंसल्टेशन पेपर निकाला 1 मार्च को। किन के ऊपर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री फ्रेंडली अप्रोच लगाई सेबी ने। ओके, तो जहां पर कुछ कंसेंसस जो है ना वो बिल्ड किए हैं, कि मतलब कुछ बदलाव यहाँ पर जो है ना किए गए हैं इनके द्वारा, जो इन्होंने प्रपोजल इस नए पेपर में लॉन्च किया है। तो उसको यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि वेलकम स्टेप है, अच्छी बात है। और अभी पिछले एक डेकेड से, एक दहाके से ना, तो अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो इनका कद काफी ऊंचा ऊंचा हुआ है। ओके, तो काफी बड़े पैमाने पर जो है ना इनका नाम होना शुरू हो गया है। तो जितने भी ज्यादातर कंपनीज हैं जो यहाँ पर वेल रन लिस्टेड कंपनीज है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अच्छे तरीके से जो यहाँ पर रन कर रही है, काम कर रही है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने जो है ना जेन्युइन वैल्यू ऐड की है उन कंपनीज के बिजनेस में, अच्छे तरीके से उनका बिजनेस जो है ना ग्रो करा है। तो जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट का जो दायरा है ना, तो वहां पर अच्छा खासा जो है ना एक्सपर्टाइज जो है यहाँ पर दिखाया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने। ओके, तो सबसे पहली बात करें, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो दिया गया है इस नए कंसल्टेशन पेपर में सेबी के द्वारा, तो वहां पर प्रोविजन दी गई है कूलिंग ऑफ पीरियड की। ओके, तो कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? देखो, किसी भी दायरे में ना ज्यादातर, जैसे मैं कोई जैसे जुडिशरी की बात करूं, ओके, इंडस्ट्री की बात करूं, सब जगह एक कूलिंग ऑफ पीरियड, तो जिसका मतलब होता है कि आपने जो भी फैसला लिया ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगी जिसमें आप जो है ना दोबारा से सोच विचार कर सकते हो उस फैसले के बारे में, कि क्या वो सही था, क्या नहीं सही था। ओके, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड देने की बात कर रहे हैं, ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पर
जो भी बंदा इस कूलिंग ऑफ पीरियड से जो एसोसिएटेड है, ओके, तो इससे पहले यहाँ पर जो भी बंदा है एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर ना उसको एक एक तरीके से इंडिपेंडेंट क्लासीफाई करना है, ओके, मतलब कि यही बंदा जो है एज ए जो है ना सही तरीके से एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर सकता है आने वाले समय में। तो कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ये पीरियड होगा 3 साल का होगा। तो जिसके तहत की मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कोई फैसला लिया है उसके बारे में वो दोबारा से सोच सकता है 3 सालों तक की। मतलब देखो कंपनी को रन करना है ना, तो कंपनी रन करने को इतना आसान नहीं होता है कि एक ही बार में जो फैसला ले लिया और उसका सही इम्पैक्ट हो जाए और उसके उसके चलते यहाँ पर इन्वेस्टर्स की फिर यहाँ पर बाढ़ लग जाए कि लोगों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए इंडस्ट्री के। तो ये बड़ी यहाँ पर नाजुक चीज होती है जो डिसीजन मेकिंग होती है, खासतौर पर जब एम्पायर बहुत बड़ा हो। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर एक कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करने की जो इस पीरियड से अच्छे तरीके से निकल कर आ रहा है, अच्छे तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर उनको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है क्लासिफाई कर सकते हो, आने वाले समय में कह सकते हो कि यहाँ पर आजादी के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं, एक आजादी उनको दी जा रही है। तो यहाँ पर 3 साल की बात की जा रही है, तो इसको ये एक हेल्दी प्रैक्टिस कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू यहाँ पर रखना चाहिए फॉर एम्प्लॉइज एंड रिलेटिव्स। तो यहाँ पर जो रिलेटिव्स है ना उनके लिए भी यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर खासतौर पर जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो रिलेटिव्स हो उनकी बात करें, जो एम्प्लॉइज होते हैं जो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो एग्जिस्टिंग जो पीरियड है कूलिंग ऑफ पीरियड वो 2 साल का है। ओके, जो अलग और जो दूसरे लोग हैं जैसे यहाँ पर अगर बात करें जिनकी यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, कोई ना कोई यहाँ पर मित्रता है, कोई यहाँ पर रिश्तेदारी है कंपनी के जो यहाँ पर जो हाई मैनेजर जो पोस्ट पे बैठे हैं उनके साथ। ओके, तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट करती है ये बात है जब भी हम सिलेक्शन करते हैं बड़े पैमाने पर, अगर हमने कोई भी सिलेक्शन करनी हो जिनके पास अच्छा खासा पोटेंशियल हो, खासतौर पर जैसे ऑडिटर की हमने सिलेक्शन करनी है, ओके, लॉस की सिलेक्शन करनी है कि जो कंपनी के केसेस लड़ेंगे, जो ऑडिट ट्रायल करेंगे अपनी कंपनी के, जो स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट देंगे, तो अगर ये किसी रिलेटिव के थ्रू आते हैं ना तो फिर इतने बड़े पैमाने पर आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिफारिश के थ्रू आए हैं। तो सिफारिश के थ्रू जो भी चीज आएगी तो क्वालिटी वहां पर मिलने के चांसेस कम ही रहते हैं। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो उनके मामले में भी यही बात की जा रही है। तो इस तरीके से जो है ना हमें आगे बढ़ना है कि इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंसी मैनर हो कि जिस तरीके से भी सिलेक्शन हो, खासतौर पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हो, चाहे किसी भी बंदे को सिलेक्ट करना है किसी कंपनी को चलाने के लिए, तो वहां पर जो आप काम जिस तरीके से करें वो ट्रांसपेरेंसी वहां पर होनी चाहिए, रिलेटिव्स को एक साइड पे रखना चाहिए। तो इसी के चलते भी यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर बात करें कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो जब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर करनी है आपने एज एडिशनल डायरेक्टर, तो यहाँ पर जो भी आपने कैजुअल वैकेंसीज को अगर फिल करना है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पर प्रपोजल दिया गया कि इसको इसमें भी थोड़ा बदलाव जो है ना वो लाया जाएगा, किस तरीके से अपॉइंटमेंट करनी है डायरेक्टर्स की एज एडिशनल डायरेक्टर। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो ना गुड प्रोसेसेस जो थे जो अभी फॉलो करके चले जा रहे थे, तो उनको अभी थोड़ा अलग साइड पे किया गया है सेबी के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया। ओके, तो यहाँ पर जो एबिलिटी है तो अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, तो अभी क्या है कि अभी जो भी अगली एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना, जो भी कंपनीज अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बैठेंगी, बोर्ड मेंबर्स बैठेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा, चेयरमैन बैठेगा, तो वहां पर अभी जो शेयर होल्डर्स होंगे अभी उनकी अप्रूवल अनिवार्य होगी जब भी यहाँ पर किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है एज ए एडिशनल डायरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में इससे क्या होगा, यहाँ पर इमीडिएट स्ट्रेंथनिंग होगी बोर्ड मेंबर्स की, बोर्ड जो है ना सशक्त रूप से आगे काम करेगा और जो जितनी भी यहाँ पर खाली वैकेंसीज है उनको वो फिल कर पाएगा सही मायने से। अगर हम शेयर होल्डर्स को यहाँ पर जो ना लेकर चलते, देखो पैसा तो शेयर होल्डर्स का लगा है ना, तो अगर किसी की रिश्तेदारी आ गई तो रिश्तेदारी में किसी को अपॉइंटमेंट कर दिया तो फिर बात नहीं बनेगी ना, तो रिस्क आ जाएगा शेयर होल्डर्स के ऊपर भी। तो वो भी कहेंगे कि हमारा पैसा लगा हुआ है, तो ये मतलब किसी नाकाबिल इंसान को हम यहाँ पर कोई अच्छी पोस्ट ना दे दें जिससे यहाँ पर कंपनी दिवालिया हो जाए और हमारा पैसा वेस्ट हो जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर सेबी कुछ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी होगा। ओके, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसी के चलते बात करेंगे दीज requiring prior shareholders approval as suggested in the SEBI draft, the options available to companies are to either wait till the next AGM or incur additional burden of holding shareholders meeting in the interim। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर जो सेबी ने ये अप्रूवल सजेशन जो दी है ना, तो अभी उसके चलते जो कंपनीज हैं या तो वेट कर सकती है जो अगली इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी है वहां तक की, या फिर अभी के लिए जो यहाँ पर मीटिंग अभी जो होगी इंटर्म मीटिंग होगी, तो वहीं पर जो है एडिशनल बर्डन जो है ना शेयर होल्डर्स का वो अभी अपना लें, कि मतलब शेयर होल्डर्स का भी अभी जो है ना उनकी भी राय ली जाएगी, उनकी भी वोटिंग ली जाएगी अगर कोई भी बंदा अपॉइंट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो अभी कल यहाँ पर जो शेड्यूलिंग है बोर्ड मीटिंग्स की, तो यहाँ पर बात करेंगे बड़े पैमाने पर शेड्यूल कर चुके हैं। तो यहाँ पर उस समय भी जो ना अभी क्या हो जाएगा, अभी जो मीटिंग्स इनकी शेड्यूल है तो अभी उस समय अगर हम ऐसा चीज करेंगे कि वहां पर शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पर बैठाओ, वहां पर मीटिंग में बैठो, और उससे यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर बोझिल काम हो जाएगा। तो इसके चलते अगली जो नेक्स्ट मीटिंग होगी एजीएम की, तो उसी की बात की जा रही है कि वहां तक का वेट कर लूं। और आगे बात की जा रही है कि जो सजेशंस अभी दी गई हैं सेबी के द्वारा, जो कॉम्पोजिशन होगी ऑफ एन ऑडिट कमिटी
विद नो रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर्स इज वेलकम। तो प्रमोटर्स वही है, जैसे मुकेश अंबानी है वो प्रमोटर है अपने रिलायंस ग्रुप के। ओके, तो अभी उनका कोई रिलेटिव जो है ना वो भी जो है ऑडिट कमेटी में उस वहीं वहीं पर नहीं बैठेगा, जहां पर जो है जिस तरीके से सिलेक्शन की जाएगी जिस कमेटी के द्वारा जो भी बंदों को सिलेक्ट करना है उस कंपनी में। ओके, तो ये सुजेशन जो है सेबी के द्वारा, तो ये पर काम की सुजेशन है। ओके, तो आने वाले समय में इसका फायदा देखने को मिलेगा, यही बात की जा रही है। जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है ना तो वो खराब नहीं होगी, कंपनी के अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। और जो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज साउट टू बी मेड मोर रॉबस्ट, मतलब कि सही तरीके से यहाँ पर प्रोसेस चल सकता है कि किस तरीके से वो रिजाइन करें, पता चलेगी कौन से रीजन से वो रिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ रीजन यहाँ पर जो ना 3 से 4 यहाँ पर रीजन होते हैं जिसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डायरेक्टर जब रिजाइन करते हैं तो पहली बात जो कर रहे हैं वो क्या है कि जब वो खुश नहीं होते हैं कि जब यहाँ पर किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस की जा रही हो, मतलब जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हो और जो ये सुजेशन दे भी रहे हो तो उनको यहाँ पर नजरअंदाज कर रहे हो। ओके, तो ये बात सबसे पहली बात आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो रेम्युनरेटिव है, ओके, तो कंपनी जो है यहाँ पर उसके रिगार्डिंग अगर बात करें कि जो कंपनी ज्यादा पैसा यहाँ पर दे रही हो और ज्यादा बड़ी हो तो उसके चलते भी कई बार रिजाइन दे देते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वहीं पर अप्रोच करते हैं जहां पर ज्यादा पैसा मिले, जहां पर कंपनी बड़ी ज्यादा बड़ी कंपनी हो। तो इसी के चलते कुछ रीजन ये भी हो कि कई बार समय की यहाँ पर कमी होती है जिसके तहत ये रिजाइन दे देते हैं, और कई बार जो रिजाइन देते हैं वो देते हैं हेल्थ रीजन के चलते। ओके, तो ये यहाँ पर 3-4 रीजन बताए गए हैं जिसके तहत की रिजाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि पर्सनल रीजन साइड करते हैं कि हमने इस वजह से रिजाइन किया है, तो और कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन भी जो ना वो नहीं देते हैं कि क्यों रिजाइन कर रहे हैं एक्चुअली में। तो जो नए प्रपोजल यहाँ पर सेबी के द्वारा बनाए गए तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रीजंस पता चलेंगे कि यहाँ पर क्यों रेजिग्नेशन हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। ओके, तो अभी जो रेमुनरेशन है, जो यहाँ पर भत्ता वगैरह जो पैसे वगैरह इनको मिलने हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, तो ये अभी मिलते हैं इनको इन द फॉर्म ऑफ सिटिंग फीस, मतलब जो जो यहाँ पर मीटिंग सिटिंग होती है तो उस हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है और कमीशन मिलते हैं इनको। ओके, तो ये जो सिस्टम है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है और अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ना सिटिंग फीस की, तो यहाँ पर कुछ कैप लगे हुए हैं कि इतना ही दायरा रखना है कि इस दायरे से ज्यादा पैसे हम यहाँ पर सिटिंग फीस के रूप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते। ओके, तो इसके अलावा बात करें शेयर होल्डर अप्रूवल थ्रेश होल्ड फॉर कमीशन। ओके, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स की यहाँ पर जो अप्रूवल थ्रेश होल्ड होती है, मतलब इसके तहत भी इन्होंने जो कमीशन मिलता है शेयर होल्डर्स के द्वारा जो इनको कमीशन मिलता है, ओके, तो ये दूसरा यहाँ पर इनको एक रेवेन्यू सोर्स मिल जाता है। तो अभी जो नई सुजेशन दी जा रही है ना वो दी जा रही है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ओके, तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, देखो किसी भी कंपनी की जो स्टॉक है जो शेयर्स है तो उसी में से यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है शेयर जो है ना वो भी इनको दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। तो ये एक तरीके का एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान होता है जिससे कि एम्प्लॉय को ही फायदा पहुंचता है अगर यहाँ पर कोई कंपनी अपने स्टॉक का अपने शेयर का कुछ हिस्सा जो है ना अपने एम्प्लॉय को दे रही है। ओके, तो इससे भी यहाँ पर उसको पैसा ही मिलेगा, बेनिफिट ही मिलेगा, तो इससे आने वाले समय में फायदा होगा। ओके, तो इसको अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो ये इफेक्टिव है आने वाले समय में। ओके, तो इसका इसका फायदा इसका उठाना चाहिए। और इसका जो ड्रॉबैक है ना वही है कि ये लंबे समय तक यहाँ पर होता है कि अगर शेयर मार्केट में पैसा भी लगे तो लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ता है, जिसके तहत जब अच्छा रेवेन्यू निकल कर आता है तब जाकर आप जो है विड्रॉ करते हो। तो डायरेक्टर्स को जो है ना पैसा देना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से भी रेमुनरेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर जो अगर वहां पर पैसा स्पेंड कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सॉरी, तो बेटर सोल्यूशन यही है कि आप जो है ना उनको ऑप्शन दो ESOPS की, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान की भी, ताकि जो कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में बिताए। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल गा के वो छोड़ गया किसी और बड़ी कंपनी में चला गया, तो ये ऐसा सिनेरियो ना क्रिएट हो। ओके, तो ये वाला अभी उनको जो आप रेमुनरेशन जो फीस दे रहे हो, सिटिंग फीस दे रहे हो या फिर कमीशन जो दी जा रही है शेयर होल्डर्स के द्वारा, और साथ ही साथ ये तीसरा वाला भी जो है ना इसको भी ऐड कर लो एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के तहत, तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है ना फायदा होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम किसी एक ऑप्शन के तहत हम काम नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हमें रखनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कैसे यहाँ पर उनको पैसा देना है। ओके, तो इनकी लिमिट जो है ना, जैसे यहाँ पर जो लिमिट है जितना भी आप इनको सिटिंग फीस दी जाती है तो वो अभी 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें लास्ट में कि जो सेबी की जो एफर्ट है वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर काफी लंबे समय से जो है ना कोशिश कर रहा है सेबी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है कॉर्पोरेट का उसको सही किया जाए, तो किया भी है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही है इसकी कि इंडस्ट्री जो है ना सही तरीके से आगे बढ़े, तो अपने जो जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं तो अपना अच्छे तरीके से अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करें, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो ताकि जो कि गुड गवर्नेंस जो है ना वो सही तरीके से आगे बढ़े, सही तरीके से उसको वेल मैनेज किया जाए, इक्वली वेटेड किया जाए, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो रोल है उसको सही मायने में समझा जाए। ओके, तो उनकी जो कही बात है उसको माना जाए। तो यहाँ पर ना कि एक डाटा शो किया है जिसको यहाँ पर बनाया गया, कंपाइल किया गया है
एयर फिनिटी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 164 मिलियन जो है ना कोविड-19 की वैक्सीन जो कि यूएस के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है अप टू मार्च मंथ तक, तो उसमें से एक भी वैक्सीन जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया यूएस के द्वारा। तो यूके की सिचुएशन भी सिमिलर है, वो पूरा फोकस अपने देश के ऊपर ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया, यू और चाइना की, तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन की। तो देखो एक्सपोर्ट को रेड कलर में यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक को यहाँ पर ब्लू कलर में। तो चाइना की बात करें तो चाइना ने अभी तक 48% जो है वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है, 52% डोमेस्टिकली यूज किया उसका। यूएस की बात करें तो 100% वैक्सीन जो है ना इन्होंने डोमेस्टिकली ही यूज किया है उसका। और इंडिया की बात करें 44% हमने एक्सपोर्ट किया है, 56% हमने डोमेस्टिकली यूज किया है। यूरोपियन यूनियन की बात करें 42% इन्होंने एक्सपोर्ट किया, 64% इन्होंने डोमेस्टिकली यूज किया। अगर यूके की बात करें तो यहाँ पर अभी सिर्फ 16 मिलियन जो है ना वैक्सीन डोजेस बनी है, तो 100% इन्होंने अपने डोमेस्टिकली ही इसका यूज किया है। और आगे न्यूज है पर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि कल हमने बात की थी कि पाकिस्तान जो है ना अभी इंपोर्ट करेगा भारत की व्हाइट शुगर को भी, तो अभी कॉटन को भी वो जो है ना इंपोर्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ही उसने यू टर्न ले लिया। और जो यहाँ पर रिजम्पशन की बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टाइज जो है ट्रेड टाइज दोबारा से शुरू होंगे, तो अभी उसके ऊपर जो है ना उसको होल्ड पे लगा दिया, तो उसको रोक दिया है। तो यहाँ पर डिसीजन को इसलिए रोका गया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक आर्टिकल 370 भारत इसको रिवोक नहीं करता, रिवर्स नहीं करता, तब तक हम टाई जो है रीओपन नहीं करेंगे भारत के साथ। तो ये डिसीजन लिया गया जो इमरान खान की कैबिनेट है, जिस यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसका डिसीजन है कि यहाँ पर जो इम्पोर्ट है शुगर, कॉटन एंड कॉटन यार्न, ओके, तो इंडिया से यहाँ पर थ्रू लैंड और सी रूट जो है ना, ये यहाँ पर अभी इसके ऊपर अभी बैन लगा दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये शुरुआत क्यों हुई थी, दोबारा से क्यों सोचा गया इन भारत और पाकिस्तान की टाई के बारे में? तो हाल ही में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ था, जहाँ पर इंडो पाक डिसीजन हुआ था टू एग्री सीज फायर। जैसे यहाँ पर सीज फायर की जब उल्लंघना हो तो यहाँ पर फायरिंग करते हैं पाकिस्तान वाले इंडिया की ओर, जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर वाला जो बॉर्डर है वहां पर, तो वही फिर इंडिया की तरफ से भी फायरिंग होती है। तो उसी का एग्रीमेंट हुआ है कि ऐसे हम फायरिंग उसके ऊपर रोक लगाएंगे, जिसके तहत यहाँ पर जो ना एलओसी के ऊपर जो है कंट्रोल पीस जो है ना वो बहाल करके रख सके इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। तो इसी के चलते एक व्यू रखा गया था कि दोबारा से ट्रेड जो है ना वो रिज्यूम हो सकते हैं, लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से पाकिस्तान जो है उसने यू टर्न ले ली है। और आगे न्यूज है तो यहाँ पर डीआरडीओ ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ओके, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है आर्मी के लिए। तो इसको जो बनाया गया डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो ये डीआरडीओ का ही अदारा है। ओके, तो कानपुर में यहाँ पर ये लैब है, तो जिसके तहत यहाँ पर ये जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है आर्मी के लिए बनाई गई है, तो उसका जो वेट है वो 9 किलोग्राम है। ओके, तो डीआरडीओ के अंतर्गत ही ये सारा काम हुआ है। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कैडिला हेल्थ केयर, तो यहाँ पर काम कर रही है और नीडल फ्री वैक्सीन। ओके, एंड 2 डोज वैक्सीन। तो अभी देखो ये जो कैडिला हेल्थ केयर है ना, तो अभी ये एक और नई कंपनी है भारत की, तो जो कि वैक्सीन बनाएगी। तो अभी इसका ये ट्रायल चल रहा है, फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। तो इसके तहत ये 20,000 पार्टिसिपेंट्स को ना ये अपना जो टीका जो वो लगाकर देख रही है। तो ये 3 डोजेस में ये वैक्सीन है। बाकी की जो वैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ अभी कोविडशील्ड की और कोवैक्सीन की, वो यहाँ पर 2 डोजेस की है, तो ये 3 डोजेस की है। ओके, तो ये इसका फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। तो यहाँ पर जो कोविड-19 के जो केसेस निकल कर आते हैं, जो सिम्टम निकल कर आते हैं, तो अगर उसको यहाँ पर ये प्रिवेंट करने के लिए पर बनाई जा रही है। तो अभी इसको डे 1, डे 28 और डे 50 हो, तो इस यहाँ पर इतने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो ना अलग अलग जो है ना 20,000 पार्टिसिपेंट्स को ये वैक्सीन लगाकर देखी जा रही है। तो इसी के चलते ये बात कर रहे हैं कि जो इनको अभी 2 डोजेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ 3। तो यहाँ पर ये नीडल फ्री इंजेक्शन जो है ना इसके ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं आने वाले समय में, कहा जो कि जो मार्केट ऑलरेडी बन चुकी है कोवैक्सीन की, कोविशील्ड की, तो उसको एक राइवल के तौर पर टक्कर दे सके आने वाले समय में। तो ये जो कैडिला हेल्थ केयर है ये टेस्ट करेगी इट्स डीएनए प्लाज्मिड प्लेटफॉर्म कोविड-19 वैक्सीन। तो डीएनए के हिसाब से यहाँ पर जो है ना ये काम करेगी, उस हिसाब से ये वैक्सीन इसका निर्माण करने जा रही है। तो ये अहमदाबाद बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, ये कंपनी है। ओके, तो नवंबर से ही यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स इनके चालू हैं। ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है अभी डेवलप कर रही है, यूज लैब मेड डीएनए ऑफ एंटीजन। ओके, तो यहाँ पर यही चीज है कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएंगे आपका, और जो पैथोजन से मुकाबला जो है ना आपकी बॉडी अच्छे तरीके से कर पाए, तो इसी तरीके से आपको सशक्त किया जाएगा। और आगे न्यूज है इकोनॉमी मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि अभी जो जीएसटी कलेक्शन निकली है मार्च महीने की, तो अभी वो 1 लाख करोड़ को एक्सीड करी है कर गई है। तो ये छठे लगातार यहाँ पर छठा महीना जब मतलब लगातार जो है ना 1 लाख करोड़ का यहाँ पर ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये भी कोई समय था जब पैंडेमिक का दौर चल रहा था, अप्रैल 2020 की बात करें तो 32,000 के आसपास का जीएसटी कलेक्शन था भारत सरकार का, लेकिन अभी का जो है वो 1.24 लाख करोड़ का अभी जो है जीएसटी कलेक्शन जो है मंथली मार्च महीने का वो निकल कर सामने आया। तो यहाँ पर अपवर्ड इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट सिंगल डे ई वे जो बिल्स हैं वो इशू किए गए हैं। ओके, तो 2.8 मिलियन के आसपास इनकी यहाँ पर बात है कि एक दिन में इतने बिल इश्यूज किए गए हैं। ओके,
इसके अलावा 83.1 मिलियन ई इनवॉइसेज जो ना ई इनवॉइसेज वो इशू किए गए मार्च में। और हाईएस्ट सिंगल डे जो ई इनवॉइसेज इशू किए गए वो 3.74 मिलियन, मतलब एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर जो ई वॉइसेस हैं वो यहाँ पर इशू की गई। जैसे ये बिल है ना, तो इसकी हार्ड कॉपी रहती है, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया गया, मतलब ओके। तो अभी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली जो अपना डाटा तैयार करके जो है आपने भेजना है, ओके। तो जिसके तहत पता चलता रहेगा कि क्या सही मायने में बिलिंग वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये इसको यहाँ पर इनवॉइस बिल बोलते हैं कि जब भी आप कोई परचेज करते हो ना, सपोज करो अगर अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई एसी खरीदा, ओके, तो वहां पर पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी जाएगी एसी की, ओके, क्या उसकी यहाँ पर कीमत है, पूरा पूरा हर एक चीज लिखी जाएगी, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, ओके, क्या जीएसटी लगा, कितने परसेंट स्टेट को गया, कितने परसेंट सेंटर को गया, फिर जाके ये पूरा बिल बनेगा। तो ये पर्ची आपके पास रहेगी, ओके। तो ये पक्का बिल होता है, ओके। तो जब ये पास आपके पास रहेगा तो आपकी जो वारंटी है तो आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। तो ये सब चीजें हैं, तो ये इसी चीज को यहाँ पर सशक्त भारत सरकार करना चाह रही है कि इसी के तहत भारत जो जितने भी अदारे काम कर रहे हैं जिनके पास जीएसटीएन नंबर है ना, तो वो इसी को यूज करके आगे बढ़े। तो यहाँ पर साइड पे एक जीएसटीएन नंबर भी पड़ा होगा, ओके, जिससे पता चलेगा कि जो ये ना सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है या सरकार से रजिस्टर्ड कोई दुकान है, फर्म है, जो कि आपको चीजें बेच रही है आकर, चाहे कपड़ा बेच रही है चाहे कुछ भी बेच रही है। तो इसमें अभी इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को अभी भारत सरकार ने कंट्रोल किया, जिसके तहत यहाँ पर अभी रिकवरी बढ़ती जा रही है, जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट की, तो मार्च महीना ऐसा निकला है कि जब इस महीने में हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमने किया है जितना भी ये फिजिकल ईयर गुजरा है 2020-21 का। तो ये लास्ट वाला महीना था जिसमें हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ज्यादातर एक्सपोर्ट, यहाँ पर जो इसकी जो परसेंटेज 58.2% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है मार्च महीने में, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो कुल लागत है वो 34 बिलियन यूएस डॉलर की है। तो यहाँ पर फुल ईयर एक्सपोर्ट की अगर बात करें, फिजिकल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था 2021 तक की, 31 मार्च 2021 तक की, तो यहाँ पर 219 बिलियन डॉलर तक का जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर 7.4% कम है अगर इसको हम कंपेयर करें फिजिकल ईयर 2019-20 के साथ, ओके। तो जब ये 31 मार्च के बाद जब नया 1 अप्रैल 2020 को नया फिजिकल ईयर शुरू हुआ, तब से तो पैंडेमिक लग गया, तब से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक लॉस हुआ, एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह सब कम हो गए। तो इसी के चलते यहाँ पर 7.4% कम है जो है ना हमने एक्सपोर्ट किया है ओवरऑल, अगर पूरी ईयरली एक्सपोर्ट के हिसाब से हम जो है बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो एक्सपोर्ट भी हमने किया है वो इंजीनियरिंग गुड्स का है, जेम्स का है, ज्वेलरी का है, ड्रग्स का है, फार्मास्यूटिकल्स का है। तो मार्च में इन एक्सपोर्ट्स में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है अगर हम मार्च के हिसाब से बात करें, ओके। तो ये कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा ये बातें की गई हैं, हाईएस्ट एवर इसको बोला गया है मार्च महीने में। इंपोर्ट भी जो है ना वो भी बढ़े 52.89% के हिसाब से 48.12 बिलियन का हमने जो है इंपोर्ट किया है, जिसमें ज्यादातर गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मशीनरी है, जिसका कि हमने इंपोर्ट किया है। तो ये भी यहाँ पर ना कम है, 18% यहाँ पर डाउन किया है अगर हम कंपेरिजन करें इसका फिजिकल ईयर 2019-20 के साथ, ओके। तो 19-20 में 474 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट था, अभी जो है ना ये 388 बिलियन डॉलर का हो चुका है। अभी जो ट्रेड डेफिसिट है तो यहाँ पर 14.12 बिलियन डॉलर का है, तो अभी बढ़ चुका है। तो पिछले साल ये पिछली बार ये यहाँ पर 12.62 बिलियन डॉलर था फरवरी महीने में, तो मार्च में ये और बढ़ चुका है, ओके। तो मार्च हैड द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स एवर इन वैल्यू एंड ग्रोथ। एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स रोज 62.3। तो इन तीनों को छोड़कर, ओके, जो बाकी का एक्सपोर्ट है वो भी 62.3% के हिसाब से बढ़ा है। और आगे न्यूज है डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज में। तो यहाँ पर जो इंडिया है ना, तो सऊदी अरेबिया से जो है तेल बाय करता है उसमें कट लगा सकता है आने वाले समय में जब नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। तो अभी देखो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं ना उस हिसाब से एक तय समय सीमा होती है कि 1 साल तक 2 साल तक हम जो है तेल इंपोर्ट करते रहेंगे इस मतलब इस प्राइस के ऊपर, मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो है ना जो है फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी इसी के चलते जब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो जो इंडियन प्राइवेट जो यहाँ पर जो रिफाइनरीज है या फिर जो स्टेट ऑन्ड रिफाइनरीज है, तो वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कच्चा तेल खरीदा जाएगा सऊदी अरेबिया से, तो नए नए एग्रीमेंट्स में हम इसकी यहाँ पर कटौती कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा सऊदी अरेबिया के ऊपर, अपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है ना, तो उसके तहत यहाँ पर अनफेवरेबल चीजें नहीं कर सकता वो बायर के साथ, अपनी मनमानी अपनी मोनोपोली जो है ना वो बनाकर नहीं चल सकता जो इंडियन बायर्स है जो आपसे कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसके मायने में। तो अभी आने वाले समय में इंडियन जो लोग हैं ना जो यहाँ पर रिफाइनरीज चला रहे हैं, जो कच्चा तेल लेके अपनी रिफाइनरीज में इनको रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल या फिर जो एयरप्लेन्स का जो फ्यूल होता है उसमें जो कन्वर्जन करते हैं, तो अभी वो सभी लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी कट करेंगे प्रोडक्शन, अब कट जो सप्लाई होगी सऊदी अरेबिया से, तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा कि जो कि सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करे और यहाँ पर जो बाकी का जो अमाउंट है ना ऑयल का वो किसी और देश से खरीदा जाए। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में। तो यहाँ पर सूज कनाल क्राइसिस हुआ था हाल ही में, एक बड़ा जहाज फंस गया था सूज कनाल में, तो जिसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गया था शिप्स का,
ओके, तो अभी इसके चलते बहुत मेहनत के साथ, तशद्दुद के साथ जो यहाँ पर सूज कनाल की अथॉरिटी थी, उसने यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज की, जैसे यहाँ पर ड्रेजिंग की, मतलब कि जो जिस सैंड थी जिसके जिसके साथ टकरा गया था जहाज पानी के नीचे, तो वहां पर से वो सैंड निकाली, तो उसके चलते भी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो कह रही है कि यहाँ पर बहुत सारे साल्वेज एफर्ट्स हमने किए हैं, यहाँ पर ट्रांजिट फीस यहाँ पर लगी है, डैमेजेस वगैरह उनको हुए, तो जिसके चलते ये $1 बिलियन का जो है ना कंपनसेशन मांग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वो जिस भी कंपनी का वो कंटेनर फंसा था, तो उसी से, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है इजिप्ट के द्वारा, तो इजिप्ट में पड़ती है। ओके, तो ये जो सूज कनाल है, तो इससे यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस कनाल के थ्रू ये ट्रेड होता है। तो 193 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है, तो जिससे कि अगर भारत भी अगर अपनी मेडिटेरियन सी में अप्रोच करता है ना, तो यहाँ पर तकरीबन 9,000 किलोमीटर का रास्ता जो है ना वो बचता है, समय बचता है, अगर हम सूज कनाल का रास्ता अपनाकर चलते हैं। मेडिटेरियन सी तक अगर हम अपना अप्रोच कर रहे हैं, या लंदन या किसी भी यूरोपियन कंट्री तक अगर हम अपनी जो अप्रोच कर रहे हैं, तो जो दूसरा रास्ता वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन शहर है, तो वहां पर जो पोर्ट है, तो उसके चलते होते हुए घूमकर हम अटलांटिक ओशन से होते हुए जो है ना अप्रोच करते हैं, तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता है वो। और चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैविएट एम्प्टोर। तो इसका मतलब क्या है? तो कैविएट एम्प्टोर ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को जो भी यहाँ पर वस्तु खरीदने आया बाजार में, तो उसको खुद से यहाँ पर जो ना अवेयर होने दो। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात की जा रही है कि यहाँ पर जो भी सप्लायर होगा ना, तो उसकी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो बायर्स को इन्फॉर्म करे कि यहाँ पर जो भी वो गुड्स या सर्विसेज जो है सेल कर रहा है बायर को, तो उसमें कोई डिफेक्ट है। तो ये जो बायर है ना, तो उसके अपने ऊपर है कि वो खुद से अपनी जो है सेटिस्फेक्शन देखे, जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदना है, तो अपनी जो अवेयरनेस है उसका इस्तेमाल करें, और उसकी जो है जो परचेज है वो करें। ओके, तो इसी यहाँ पर टर्म को यहाँ पर यूज किया जाता है, कैविएट एम्प्टर। ओके, तो लेट द बायर बी अवेयर। तो कैसा लगा लेक्चर? तो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और फीडबैक भी दें अपना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।